नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। बीजेपी का दावा है कि कल यानी 26 जून की तारीख यूपी के इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि कोरोना काल में सीएम योगी पीएम मोदी का सपना साकार करने जा रहे हैं। कल यूपी में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार की सौगात दी जाएगी, यानी आपदा के बावजूद यूपी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन विपक्ष तो इसे ढकोसला बताने पर तुला हुआ है। आज इसी पर हम महाबहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन क्या कुछ कह रहा है वो देख लीजिए आप। चिंता कर रहे हैं और उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि उत्तर प्रदेश में लौट रहे मजदूरों को यहीं पर हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। अभी अप्रैल में जितनी मनरेगा के अंतर्गत 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, अब उसकी कि कितनी बड़ी संख्या के अंतर्गत अगर मजदूर आया है तो उसको वहां पर काम मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उनके रोजगार से जुड़े हुए नए ढकोसले के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इन ढकोसलों का सिलसिला फरवरी से शुरू होता है। सबसे पहले फरवरी में सरकार स्वयं को एक्सपोज करती है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार के श्रम मंत्री बताते हैं कि मात्र 2 सालों में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 58% बढ़ी है, 34 लाख लोगों तक पहुंच गई है। 6 जिलों के लोगों के लिए रोजगार मेला उत्तर प्रदेश की सरकार लगा रही है। अगर वो सिर्फ 6 जिलों का है तो जिन जिलों के नाम मीडिया बता रहा है उनकी तो कुल आबादी 1.25 करोड़ होगी। तो क्या हर बच्चे, हर औरत, हर मर्द को नौकरी दे रहे हैं? 36 लाख से अधिक कामगारों का ब्यौरा हम तैयार कर चुके हैं। इस कोविड काल में हमने जो कोरोना काल था उसमें लोगों को, प्रवासी श्रमिकों को रहने, क्वारंटीन सेवाएं, उनके भोजन, खाने पीने और स्किल मैपिंग तक की है। और उन सब चीज़ों का परिणाम है कि आज हम 1 करोड़ श्रमिकों को सीधे कारोबार उपलब्ध कराएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं रहेंगे और वो हौसला अफजाई करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि जिन्होंने एक इतने बड़े काम को, जब विपक्ष आरोप लगाता था कि लोग रोजगार कहाँ से पाएंगे, उन सबको एक साथ रोजगार देने का काम करेंगे। ये 26 जून उत्तर प्रदेश के इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अभूतपूर्व कदम होगा, जो हमेशा पूरा प्रदेश और देश याद रखेगा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सुनील भराला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राज्य मंत्री हैं श्रम कल्याण विकास परिषद के। इसके अलावा राम कृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कमलांकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील भराला जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा सर। जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, आप वो करने जा रहे हैं, एक साथ 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार। कैसे होगा सर, थोड़ा समझाइए यूपी के लोगों को। ये भारत में नहीं है, पूरे विश्व में पहली बार इतिहास रचा जाएगा। ये कल जो है देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश और वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 1.25 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और कल उसका मेघा यानी कि उत्सव के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को इस कारण से बधाई दूंगा कि कोई सोच नहीं सकता था, किसी की कल्पना नहीं हो सकती थी कि 1.25 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना बनाना और उसको निर्धारित करने के साथ साथ में क्रियान्वयन कर देना, ये उस कारण से हासिल की है वो सफलता माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने कोविड-19 के चलते और उसके जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्रालय के माध्यम से जो रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा था,
उस रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे पास सूचीबद्ध बेरोजगार युवाओं की सूची आई, उसके साथ जो कारीगर है, हथकरघा है, जो श्रमिक है, जिन्हों पर अपना काम जानते हैं, अपने उनके अंदर हुनर है, ऐसे कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने राज्य के अंदर पहला श्रमिक आयोग की एक कल्पना हुई और वो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की थी और उस कल्पना के आधार पर उन्होंने श्रमिक आयोग का कोविड-19 के चलते उस कोरोना काल के अंदर उसका गठन किया और स्वयं माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसके अध्यक्ष हुए, क्योंकि इस कारण से हम श्रम कल्याण परिषद अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्य में श्रमिकों का फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो छोटे बड़े उद्योग हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 6.5 लाख जो पंजीयन है जिनका हमारे पास मेरे श्रम कल्याण परिषद के अंतर्गत, यानी कि वाणिज्य कर अधिष्ठान प्रतिष्ठान, मॉल, कॉलेज, होटल्स, ऐसे सारे उनके पंजीयन के साथ साथ में जो श्रमिक आयोग बना करके और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और ऐसी बॉडी बनाई जो राज्य के अंदर, जिसके अंदर कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में, उत्तर प्रदेश श्रम कैबिनेट मंत्री हमारे श्री मौर्य जी वो उसके संयोजक के रूप में और उद्योग मंत्री हमारे उपाध्यक्ष के रूप में, एमएसएमई मंत्री हमारे उपाध्यक्ष के रूप में और हमारे प्रमुख सचिव और सारे अधिकारीगण राज्य के जो आपके आईजीसी और साथ में उद्योग प्रमुख सचिव, श्रम प्रमुख सचिव, उसमें सारे लोगों का चयन करके एक बहुत प्रभावशाली बॉडी बना करके और जनपद स्तरीय स्तर पर जहां पर जिला अधिकारी के अध्यक्षता में जो जिले के सारे अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी हैं, उन सबकी एक पूरी बॉडी बना करके उस आयोग का गठन करने का काम क्रियान्वयन के साथ लागू किया गया। अभी आपने देखा होगा विगत दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें उसकी पूरी तरीके से घोषणा हुई, पूरे राज्य ने और पूरे देश ने देखा। उसी के आधार पर जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री आयोग बना रहे थे, दूसरी तरफ जो हाथ के कारीगर हैं उन कारीगरों की सूची उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर बन रही थी, जहां वो कल्पना यानी कि जैसे 58 लाख उसी के चलते 58 लाख जो आपका मनरेगा कामगार को काम देने का काम वहां कर रहे थे, उधर भाई 36 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रवासी श्रमिक है उनको सुव्यवस्थित लाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी कर रहे थे। उसकी सूची बना करके जो ये काम एक बड़ा इतिहास, गौरव इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश, उसका इतिहास रचने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत ही उत्साहपूर्वक जो उनके अंदर एक अपनी एक आत्मशक्ति है, उस शक्ति के आधार पर वो करके कल उसको दिखाने जा रहे हैं। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देखने पर नजर लगी हुई है कि ऐसे कैसे उन्होंने गौरवशाली इतिहास रचने का काम किया है। तो ये सब जो काम करने की क्षमता उनके अंदर वो एक सराहनीय है। हाँ सर, क्षमता है तभी तो ये हो पा रहा है। की जाए सर मेरा सवाल ये है कि सर सूची तैयार हो गई, मैपिंग भी हो गया, आयोग भी बन गया, अब थोड़ा बताइए सर कि ऐसा क्या अलग होने जा रहा है जो पहले नहीं हुआ था? मतलब मनरेगा में तो लोगों को पहले भी नौकरी मिलती थी, लोगों को एमएसएमई के तहत पहले भी कुटीर उद्योग लगाने के लिए पैसे मिलते थे, लोग पहले से भी छोटे मोटे व्यवसाय किया करते थे। अब इस बार क्या अलग होने जा रहा है सर? अगर आप थोड़ा और आसान करके समझाएं उसको। शुक्ला जी, अलग ये हुआ है कि जिस प्रकार से हमारे जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों के हमारे सभी लोगों के माध्यम से जो वो सूचीबद्ध हमने बनाई है कि सूची में उसमें हमने चाहे वो महानगर के अंदर वार्ड स्तर है और ग्रामीण क्षेत्र में गांव स्तर है, उस पर हमने उस पर जो स्किल लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो घरों में बैठे हुए थे, चाहे वो घरेलू कामगार है, चाहे वो बिजली का काम करने वाला है, चाहे वो प्लम्बर का काम करने वाला है, चाहे वो आपका चिनाई का काम करने वाला मिस्त्री है,
ऐसी आदि इत्यादि कामों की सूची, यानी कि चाहे वो मिस्त्री है, चाहे वो काठ का काम करने वाला है, कारपेंटर है, चाहे वो इंजन का काम करने वाला है, गाड़ी का मैकेनिक है, बॉडी को ठीक करने वाला है, ऐसे बेरोजगारों की सूची बनाई गई है। और वो जो सूची एकत्र करके हमने पूरे प्रदेश की, यानी कि 1.25 करोड़ ऐसी सूची बनकर तैयार हुई है, और वो सूची पूरा वेबसाइट पे जाएगी, उसके पोर्टल पे जाएगी, या उसके 2 लाभ और होने वाले हैं शुक्ला जी। एक लाभ तो यह है कि जैसे बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ जिनको एक्सपर्ट कारीगर चाहिए थे और वो घूमते रहते थे, परेशान रहते थे, उनको मिलते नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, चाहे वो दुकानदार है, हार्डवेयर की दुकान है, चाहे वो प्लम्बर की दुकान है, चाहे वो पत्थर तोड़ने वाले की दुकान है, काटने वाले की दुकान है, लोहा काटने की दुकान है, आरी से कारपेंटरिया काम करने वाले का अपना एक कारोबार है, तो उनकी आवश्यकता, तो उनको भी एक सरलता मिलेगी, उद्योग वालों को सरलता मिलेगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे गेस्ट को भी शामिल करते हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो सोच रहे हैं वो कर पाएं, यूपी के लोगों को आत्मनिर्भर बना पाएं, 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएं और उनका रोजगार चलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। अभिषेक मिश्रा जी, सर आप भी मंत्री रह चुके हैं, इससे पूर्व में एक मंत्री को आपने सुना सर, वो पूरा रोड मैप बता रहे हैं कि सरकार ने क्या कुछ योजना बनाई है, क्या प्लानिंग की है। क्या आपको भी सर वही लग रहा है जो घनश्याम तिवारी को लग रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, कि सब कुछ ढकोसला है? अमित जी, ये एक और इवेंट है, एक और न्यूज बनाने वाला एक्सरसाइज है। मैं एक डेटा करेक्ट करना चाहूंगा। अभी आपके पे किसी ने डेटा दिया कि पिछले साल 1 लाख लोगों ने काम किया था, इस साल 58 लाख लोगों ने काम किया है। बिल्कुल गलत डेटा है। पिछली बार टोटल एग्जैक्ट नंबर में अगर आप जून की संख्या में देखेंगे तो मनरेगा में लगभग 2.56 करोड़ लोगों ने काम किया था, और उत्तर प्रदेश ने साल भर में अबाउट 25-26 करोड़ लोगों को मैन डेज का काम जनरेट किया था, मैन पर्सन डेज का काम जनरेट किया था जो दिया गया था। इसमें 2-3 चीजें हमको बहुत खास समझने की जरूरत है। सिर्फ कह देने से कि ये हम लोग 1.25 करोड़ लोगों को नौकरियां देने जा रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली। सवाल यह है कि ये 1.25 करोड़ की नौकरियां कहां से फंड होने जा रही हैं, इनको कौन फंड कर रहा है, कौन सा रिसोर्स है, कौन सा बजट है जहां से इसको हम फंड करेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 75 लाख लोग मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं। उसमें से जो सरकार ने डेटा जारी किया है उसके हिसाब से 69 लाख लोगों को टोटल 11.29 करोड़ पर्सन डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। अगर आप उसको जोड़ते हैं तो इसका मतलब आता है लगभग 16 लोगों को 16 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रति व्यक्ति। और अगर 202 रुपए का जो मिनिमम रेट है उसके रेट पे अगर हम जोड़ें तो 16 दिन के रेट पे आदमी को लगभग 3232 रुपए उसको 1 अप्रैल से आज 25 जून के बीच में मिले हैं। लगभग 85-86 दिन के बीच में 3200 रुपए, अबाउट 1000 रुपए प्रति मंथ, 1100 रुपए से कम प्रति महीने का उसको मिला है। और अगर हम सिर्फ इसी नंबर को लेके चलें तो उत्तर प्रदेश सरकार 202 रुपए प्रति डे के रेट पे अगर वो 11 करोड़ जनरेट कर चुकी है तो 2280 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है मनरेगा के बजट का। टोटल बजट 17 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश ने प्रेजेंट किया था उसमें वित्त मंत्री जी ने 4800 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में दिए थे। उसके हिसाब से हम लोग अगर सिर्फ इतने लोगों की बात करें जो 16 दिन का एम्प्लॉयमेंट 11.29 करोड़ जो ये कल करने जा रहे हैं वो तो एक अलग जुड़ेगा इसमें, तो भी सितंबर आते आते पूरा का पूरा बजट खत्म हो चुका होगा उत्तर प्रदेश का। सितंबर नहीं पहुंचेंगे, 15 अगस्त से पहले खत्म हो जाएगा। ये बजट का एलोकेशन इन्होंने कोई किया नहीं एक्स्ट्रा, भारत सरकार ने कोई इनको ग्रांट की एक्स्ट्रा बात कही हो। आज की तारीख में जितने ऑर्डर्स हैं, सैंक्शंस हैं भारत सरकार की मनरेगा के वेबसाइट पे जितने ऑर्डर्स हैं मैंने अभी चेक किया है, कोई डेटा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अप्रूवल नहीं है। और ये जो 1.25 करोड़ लोगों को नौकरियां देने जा रहे हैं इनकी तनख्वाह कहां से आने वाली है, कौन सा फंड है जिससे आने जा रहा है। और फिर से जैसे हमने आपने देखा बहुत सारे मैं उन दर्शकों को बता दूं जिनको नहीं मालूम है कि अभिषेक जी ने MBA कर रखा है और मैनेजमेंट गुरु भी इनको कहा जाता है। जितना टेक्निकल आपने समझा दिया सर, वो तमाम लोग जिन लोगों ने अपने मन में उम्मीद पाल रखी थी कि नौकरियां मिलेंगी अब वो निराश हो गए होंगे। इतना टेक्निकल नहीं जाते हैं।
कमलांकर त्रिपाठी जी, मैं निराश किसी को नहीं करना चाहता। ठीक है कमलांकर त्रिपाठी जी, क्या आपके भीतर भी निराशा है, आशंका है इस बात को लेकर कि सरकार ऐसा कर पाएगी, या फिर इस बात को लेकर उम्मीद है और अच्छा लग रहा है कि चलिए कम से कम आत्मनिर्भर की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है? अमित भाई, संस्कृत का एक श्लोक है कि मुख मस्तीक्ति वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता, बोलने में कोई पैसा तो लगता नहीं। तो ये लगातार, ये चाहे माननीय मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ये सिर्फ लगातार बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपको बताऊं, इस समय जो इन्होंने जितनी स्कीम्स आज तक लाई हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में क्या हुआ, आपने इन्वेस्टर्स समिट की, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो धरातल पर नहीं आया। आप एक इंडस्ट्री नहीं बता सकते जो रोजगार जनरेट करने के लिए इस उत्तर प्रदेश की धरती पर लगी हो। बेसिकली एक राहत साहब का एक शेर है कि वो मुकम्मल भी हो, ये जरूरी नहीं, योजनाएं मगर ढेर सारी रखिए। तो ये रोज एक नई योजना अनाउंस करते हैं। इनके पास ना कोई रोड मैप है और ना ही कोई कॉन्क्रीट इनका विजन है। बेसिकली ये जैसे जो ठगी होती है ना, तो ये कानपुर में अगर आपने लड्डू खाए होंगे तो वो एक है ठग्गू का लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तो ये दोनों लोग मिलकर के राष्ट्र को और प्रदेश को ये ठीक है ठग रहे हैं। यहाँ पर आप ठग्गू का प्रचार मत करिए, लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाए हैं तो मैं डॉक्टर चंद्रमोहन से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं रामकृपाल सर के पास जाऊंगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, इस तरीके का मेगा इवेंट आप लोग रोज करते हैं, ऐसा कमलांकर त्रिपाठी कह रहे हैं, आप लोगों को ठग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है जो सपने आप लोगों को दिखा रहे हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए, जो जिनका जीवन ठगी में लग गया है तो उसको अपने जैसा ही दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने लगातार इतने दिनों में लोगों को ठगने का काम किया है, तो कांग्रेस के लोग केवल ठगी। देखिए भैया, आप ये हम लोग, कमलाकर जी, हम लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, कृपया बीच में ना बोलें तो अच्छा रहेगा। मैं तो 15 मिनट बाद वैसे ही जुड़ा हूं। मैं भी स्काइप पे ही जुड़ा हुआ हूं। अरे आप बोलते रहेंगे तो कोई वो नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आपका इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी बात कह दी, अब मेरे सुन लीजिए, सुनना चाहें तो। ठीक है चंद्रमोहन जी, तो आपका भी नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना आपसे, आपने मुझसे जवाब मांगा, मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है कमलांकर जी, आपने सवाल खड़े किए, जवाब भी ले लेते हैं ना। कांग्रेस की, देखिए आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, सवाल करो और बवाल करो। नहीं, कांग्रेस की स्थिति पर मत बोलिए आप। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप जो कह रहे थे अपनी बात पूरी करिए। कमलांकर जी, इंटरप्ट मत करिएगा भाई। ठीक है चंद्रमोहन जी, अपनी स्थितियां देखिए, पेट्रोल और डीजल पर केवल सवाल और बवाल से बाहर निकलो कमलाकर, सवाल और बवाल से बाहर निकलो। खत्म हो गया ये देश आपके सवाल और बवाल से उगता चुका, इसलिए आपको सजा दी है। आप लोग उसको स्वीकार करो, देश से बाहर अपने पाप निकलिए। का प्रायश्चित करो, सवाल और बवाल से बाहर निकलो, सवाल और बवाल से बाहर आ जाओ, आपका पाप बाहर आ रहा है। क्या क्या कर रहे हो आप कारगुजारियां, क्या क्या किया आपने कारगुजारियां, आपकी कारगुजारियां सामने आ रही हैं। आप कानपुर में क्या करते हो, आप आगरा में क्या करते हो, केवल सवाल और बवाल जो हो रहा है वो आपका पाप है। केवल पूरी तरीके से कांग्रेस आज आपकी छाती में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ये संकल्प लेके काम कर रही है कि हम हर घर में रोजगार देंगे, हर हाथ को काम देंगे। आपको शर्म नहीं आती? आजादी के इतने दिन आपने सरकार चलाई, फिर भी आपने बेरोजगारों की फौज तैयार करके रखते रहे। आप केवल सवाल और बवाल, यही प्रियंका वाड्रा करती है, यही राहुल गांधी करते हैं। हमारी देन है कि चाय वाला पीएम बना और आप लोगों को पकौड़ा बेचवा रहे हो। केवल सर्व आपके लिए रोजगार पकौड़ा बेचना है। आप जाइए, हम तो पकौड़े बेचेंगे, आप यही सब करते रहिए। आप मत खाइए पकौड़े, आप नहीं खा सकते पकौड़े, आप पकौड़ा ही बेच सकते हैं और दुनिया को चाय और पकौड़ा ही बिकवा सकते हैं। ये कांग्रेस है जिस मनरेगा को पूरा चुनाव अपने वही मनरेगा आज देश को संभाल रही है। आप ऐसे आलू की मशीन भी आपने लगाई, एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ सोना लगेगा, ये सब आपने प्रयोग करके देख लीजिए। इस देश में आज वही लोकल मेड हो रहा है, आलू की मशीन ही लगेगी, जहां आलू पैदा होता है वहां आलू प्रोडक्शन। ठीक है चंद्रमोहन जी, सर इतना शुभ मौका है, इतना गुस्सा मत करिए।
कल आप इतना बड़ा इवेंट आयोजित करने जा रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सर। रामकृपाल सर के पास चलते हैं। रामकृपाल सर, एकदम से खोखला तो नहीं कहा जा सकता है ना, मतलब सरकार पहले कामगारों को वापस यूपी लाती है, फिर उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, फिर उनकी मैपिंग करवाई जाती है, बाकायदा आयोग का गठन होता है, और अब बहुत से लोगों को रोजगार दे भी दिया गया है और कल बहुत से लोगों को दिया जाएगा, तो एकदम से इस पर सवाल खड़ा कर दिया जाए, ये भी तो ठीक नहीं है ना सर। रामकृपाल जी, देखिए, अगर आप जब से ये देश आजाद हुआ है, पहला इलेक्शन 52 में हुआ था, अगर 52 से आप देखना शुरू करें कि इस देश का विपक्ष क्या बोलता रहा है, तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान तो कब का खत्म हो चुका है। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन कम से कम ये ऐसा न कोई बयान आए कि जिससे तथ्य उलट जाए। अरे, इस देश में विपक्ष, बहुत सारे राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वो कोई वो स्वर्ण काल में नहीं चले गए हैं, ऐसे ही है जैसे बाकी प्रदेश। मेरा ये कहना है कि एक अच्छी शुरुआत की जा रही है, एक अच्छी इच्छा शक्ति है, हो सकता है कि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट न हो, लेकिन जब चीजें सामने आए तब उसकी आलोचना कीजिए, लेकिन पहले से ही शुरू कर दिया, आखिर क्या करते? जो लोग अभी आए हैं उनको, चलिए उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो बाहर से आए हैं। मैं खुद कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर जो बेरोजगारी है, हर सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, हर सरकारें कोशिश करती हैं कि विकास का काम करें, क्योंकि एक बात तो तय है, जानते हैं, सिर्फ लफाजी से जनता ये चुनाव नहीं जीते जाते। मंसूबों पर खड़े नहीं उतरेंगे तो हमें भी फेंक दिया जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक शुरुआत अच्छी हो रही है। आप जब इसमें कोई कमियां नजर आए तो उसकी आलोचना कीजिएगा, लेकिन पहले से भविष्यवाणी कर देना कि कुछ नहीं होगा, सब खोखला है, देखिए, ये मुझे लगता है कि विश्वास रखना चाहिए। राजनीति में है तो हमेशा निराशावाद आपको वोट नहीं देगा, कभी आशावाद होकर के भी, आशावादी होकर के भी बात कीजिए, तब भी वोट आपको मिलेंगे, तब शायद ज्यादा वोट मिलेंगे। मेरा यह कहना है कि बहुत बढ़िया बात है, विपक्ष को यह कहना चाहिए, चलो ठीक है, हम आपके हर कदम को बिल्कुल उसका विश्लेषण करेंगे और तथ्य जनता के सामने रखेंगे। ठीक है सर, लेट अस स्टार्ट तो करने दीजिए ना। और देखिए, मजबूरी है कि विपक्ष में रहते हुए उसे आलोचना भी करनी होगी, सवाल भी खड़े करने होंगे, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छे काम की शुरुआत हो रही है तो आपको कम से कम उसकी तारीफ भी करनी होगी, उसके साथ जुड़ना होगा और ये कहना होगा कि ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। अभिषेक जी, जब आप सरकार में थे सर, तो आप कहते थे काम बोलता है, अब जब वो काम कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हमारा काम बोलेगा, तो आप काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं, एक शुभ शुरुआत हो रही है, थोड़ी तारीफ तो बनती है ना सर, थोड़ी उम्मीद तो बनती है। अमित जी, मैं बिल्कुल जो योजना है और जो मंशा है 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। कोई भी आदमी हो, वो उस पर सवाल नहीं उठा सकता। इस नियत का हर आदमी जो भी होगा सम्मान करेगा। मैं सिर्फ इतना सवाल उठा रहा हूं कि अगर मैं कहूंगा कि मैं अपने घर को आज खाना खिलाना है मुझको, तो मेरे घर में इतना पैसा होगा कि मैं सब्जी खरीद सकूं। अगर मैं कहूंगा मैं 22 महीने में एक्सप्रेसवे बनाने जा रहा हूं, तो मैं 14,000 करोड़ रुपए का बजट रखता हूं उसके लिए। अगर मैं मेट्रो बनाने जाता हूं तो उसकी एक्सप्रेसवे की बजट रखता हूं। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं, मुझको इतना जवाब दिला दीजिए बीजेपी वालों से कि साहब, आपने 1.25 करोड़ लोगों के किस एम्प्लॉयमेंट की बात की, उसका क्या बजटरी एलोकेशन है। सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो रिसोर्स एलोकेशन के प्रायोरिटाइजेशन करती है और उसी के हिसाब से चलती है। माननीय मुख्यमंत्री अपने मन से नहीं बदल सकते बजट, जब हाउस में दोबारा जाएगा तो उसके बाद उसको वो दोबारा उनको करना पड़ेगा। मुझे इतना बताएं कि कहां से करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी जैसे उन्होंने लेबर कमीशन की बात कही, उत्तर प्रदेश में सारे के सारे लेबर कॉज, जितने लॉज हैं 22-23 लेबर लॉज 3 लाइन के आदेश से सस्पेंड कर दिए गए 3 साल के लिए। और माइग्रेंट कमीशन की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आप माइग्रेंट कमीशन बनाइए, मैं स्वागत करता हूं, उसकी बात नहीं है। सवाल मेरा यह है, उससे हम हासिल क्या कर रहे हैं। अगर 2,75,00,000 लोग उत्तर प्रदेश में रजिस्टर कर रहे हैं और उनको हम 150 दिन का मनरेगा में जॉब देना चाहते हैं, तो लगभग 413 करोड़ परसेंट डेज होते हैं अमित जी।
413 करोड़ मैंडेज को फंड करने के लिए 202 रुपए के रेट पे मुझे 83,500 करोड़ रुपया चाहिए। भारत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का 61,000 करोड़ का बजट रखा था पूरे देश के लिए, उत्तर प्रदेश ने 4,800 करोड़ का बजट रखा था। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं बहुत टैंजिबल सवाल उठा रहा हूं, मैं आपसे एक सिंपल सा दूसरा सवाल का मुझे सवाल है अभिषेक जी का, बजट कैसे करेंगे तो आपने बता दिया, लेकिन कहां से करेंगे, पैसा कहां से आएगा, फंडिंग कहां से होगी? चंद्रमोहन जी। अमित जी एक सवाल का और जवाब दिला दीजिए। ठीक है सर, जल्दी से, क्योंकि वक्त कम है। और बिल्कुल बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विकास का जो मॉडल है वो मॉडल वो नहीं है। अच्छा चंद्रमोहन जी, एक और सवाल है, जल्दी से सुन लीजिए उनका, छोटा सा सवाल है। अभिषेक जी पूरा कर लीजिए। जी इन्होंने जब बजट रखा था 17 फरवरी को तो 35 करोड़ नौकरियों का टारगेट रखा था और 4800 करोड़ रुपया उसके लिए रखा था। 35 करोड़ मैंडेज को अगर आप 202 रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि 1 फरवरी को भारत सरकार की वित्त मंत्री अनाउंस कर चुकी थी, तो 7,070 करोड़ रुपए होता है। तो बजट में जो इन्होंने प्रस्तुत किया था हाउस में, इतना अर्थशास्त्र लोगों को समझ में नहीं आता सर, इतना मत उलझाइए। चंद्रमोहन जी बताइए कहां से करेंगे, फंड कहां से आएगा? इसका जवाब दिला दीजिए। देखिए अमित जी एकदम साफ है, जिस समय हमने कहा था कि 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे माफ करेंगे, तो लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ये स्थिति नहीं है कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। लेकिन हमने कर्जे माफ किए, हमने गड्ढा मुक्त सड़कें की, हमने बिजली देने का काम किया, हमने कहा बिजली देंगे बिजली देंगे। हम जो संकल्प लेते हैं, हम संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, हम उसे जवाब दिला दीजिए। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लेके आज देखिए, इनको अपने हिस्से की बात कहनी है, उतनी बात कहनी है, मैं इनको स्पष्ट करूंगा, एक लाइन में स्पष्ट करूंगा कि ये विकास का मॉडल वो विकास का मॉडल नहीं है जो जवाहर बाग से शुरू होता है और रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय होता हुआ और इकबाल के कॉलेज होता हुआ और सैफई महोत्सव पे खत्म होता है। ये अभिषेक जी, ये विकास का वो मॉडल नहीं है। ये मॉडल है, ये मॉडल है हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार। आप हमें अपमानित करेंगे कि भाई ये तो पकौड़े तलने की बात करें, तो हम पकौड़े तलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को आज आप देखो ना, लोकल पर वोकल पर भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि जिनका नेतृत्व लोकल नहीं है वो तो वोकल पर सवाल उठाएंगे, तो लोकल पर वोकल पर भी सवाल उठाएंगे आप। लेकिन इस समय पर निवेदन है कि इनसे कहीं तैयारी करके संकल्पना को और न्यू इंडिया के साथ में न्यू यूपी कदम ताल करे। कल एक ऐतिहासिक शुरुआत होने जा रही है, उत्तर प्रदेश अनोखा राज्य बनने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप भी सरकार में रहे, आप 0 बेरोजगारी छोड़ के गए थे क्या? अगर समाजवादी पार्टी 0 बेरोजगारी छोड़ के गई थी तो बता दे। आप रोजगार, आपका जो रोजगार का तरीका था भाई साहब समाजवादी पार्टी का, वो हमारा रोजगार का अमित जी क्या मुझे जवाब देना इसका? आप जवाहर बाग कांड करते थे, हम वो नहीं कर सकते। आप प्लॉटों पे कब्जा कराते थे, वो अभिषेक जी आप कह लीजिए, उसके बाद में विनम्रतापूर्वक उससे मना करेंगे। वो हमारा मॉडल नहीं है विकास का। हमारे विकास का मॉडल है परिश्रम, हमारे विकास का मॉडल है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हमारे विकास का मॉडल है विश्वकर्मा सम्मान, हमारे विकास का मॉडल है माटी कला। ठीक है चंद्रमोहन जी, तो हमारे विकास के मॉडल अलग हैं, आपकी विकास की संकल्पना अलग है, क्योंकि आप अपनी संकल्पना से चलते हैं। उसमें सैफई महोत्सव आता है, उसमें जौहर विश्वविद्यालय आता है। ठीक है, वक्त खत्म हो जाएगा चंद्रमोहन जी, उनका कोई काउंटर है सुनिए, तो हम प्लॉटों पर कब्जे वाले विकास मॉडल लेके नहीं आए। अमित जी अगर मैं अभी गोरखपुर महोत्सव के बात करने लगूंगा तो मैं उसी लेवल पे आ जाऊंगा जिस लेवल पे ये बात कर रहे हैं, मैं वो नहीं करूंगा। अभिषेक मिश्रा बात करेंगे तो बहुत अलग से और मर्यादा में रह करके बात करता हूं। मैं अलग राजनीति करता हूं। नहीं चंद्रमोहन जी, मैं इनसे सीधा सवाल पूछा, ये मुझको बता दें कि कहां से आएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें, मुझे बता दें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बजट कितना है, बजट बीजेपी ने जो दिया है बताएं। चाहता हूं आप करो। आज अंतर ये है, आज मुख्यमंत्री जी का विमान गोवा जाता है, मशीनों को लेने जाता है, नाच गाने वालों को लेने नहीं जाता है, मनोरंजन वो मशीनें जो नहीं होता है। अभिषेक जी एक मिनट सुन लीजिए, नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हुआ नेतृत्व सवाल उठाइए तो जवाब सुनने का दम रखिए, वरना मत सवाल उठाइए। रियासत की राजनीति नहीं है, ऐसी डिबेट हल्की हो जाती है चंद्रमोहन जी। नहीं रामकृपाल सर, अगर आपके कुछ सुझाव हो सर कि क्या कुछ करना चाहिए कि जो फिलहाल एक सपना देखा जा रहा है साकार हो जाए, और अगर वाकई में ऐसा हो पाए, उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिले, सरकार ने जो सपना लोगों को दिखाया है वो वाकई में जमीन पर उतर आए, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। क्या कुछ और किया जा सकता है सर, अगर आपके कुछ सुझाव हो जल्दी से? देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से दुनिया बदल रही है, ये जो कंसंट्रेशन था सर्व में हो रहा है, नहीं माफ कीजिए, हाँ जी, स्थानीय लोगों को जो सारे राज्यों में होगा, आप देख लीजिएगा
कहीं न कहीं लोगों को स्थानीय रोजगार देना पड़ेगा। ये गांधी जी ने खुद जब ये आजाद हुआ था देश, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि ग्राम स्वराज, खेती बाड़ी, गाय दुधारी, पढ़े लिखे नर नारी, ग्राम उद्योग, घरेलू धंधे घर घर चरखे जारी। अगर उस समय कोई पूछता कि गांधी जी बताइए पैसा कहां से आएगा, देखिए राजनीति में अगर आप हैं तो आपको बड़े लक्ष्य हमेशा रखने पड़ेंगे। आपके घर में अगर कोई कहता है कि भाई इस साल टॉप करूंगा, तो क्या जो गार्जियन है वो कहता है नहीं नहीं तू टॉप कर ही नहीं सकता, जी नहीं, आप उसका उत्साह बढ़ाएंगे। लेकिन अगर राजनीति में कोई एक लक्ष्य रख रहा है तो चूंकि वो आपका परिवार का नहीं है, इसलिए आप उसको हतोत्साहित करेंगे कि पैसा कहां से आएगा। मैं एक बात कहता हूं, 2 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। आज जो वादे करते हैं ताकि सनद रहे, लिख लीजिए, विपक्ष के लोग उसको लिख लें। और अगर ये सरकार फेल होती है तो निश्चित तौर पर आप इनको जनता के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। होना ये चाहिए कि आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है, आप चलिए आगे बढ़िए, कोई सहयोग हो तो हम आपका करने को तैयार हैं, मगर ये वादा पूरा कीजिए, नहीं तो 2022 में हम आपको पर्दाफाश करेंगे। मुझे लगता है अप्रोच यह होना चाहिए, न कि ये अप्रोच होना चाहिए कि ये लक्ष्य रखा ही क्यों, रोजगार की बात कर ही क्यों रहे हैं। देखिए हर चीज में अमित जी, मैंने लक्ष्य पे सवाल गांव में इस तरह की व्यवस्था देखी है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो कहते हैं कि करिए आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं, एक वो होते हैं जो कहते हैं कि देखते हैं कैसे कर लोगे। तो अभिषेक जी, मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि फिलहाल ये मौका ऐसा है कि हर किसी को साथ आकर और लोगों के लिए खड़े होना चाहिए, यूपी के लोगों के लिए खड़े होना चाहिए, देश के लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए कि आप सब लोग आगे बढ़िए, हम सब लोग साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महावैस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं।